अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। नाजरीन, दुनिया में जो मामला हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें, अब बहुत से फैसले हो रहे हैं, बहुत से ब्लॉक्स बन रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के बारे में कहा जा रहा है कि जब उसको ओवर शेडो कर रहे हैं रीजनल ब्लॉक्स, फिर ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइज ताकतें हैं, G20 है, G7 है, अब ब्रिक्स भी आ गया मैदान में, बड़ा मौसर तरीके से आ रहा है, एक्सपेंशन भी हो रही है और कई किस्म के इस तरह के मामला चल रहे हैं। यूक्रेन वॉर के भी फॉल आउट हम फेस कर रहे हैं और दुनिया में आप देखें ऑयल प्रोडक्शन में भी देखा जा रहा है कि उसको कमी करके स्क्वीज करके कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। इस्तेसाल भी हो रहा है कमज़ोर ममालिक का। पाकिस्तान पहले ही बड़ा कमज़ोर फुटिंग पे खड़ा है वजू तो हमारे तजियाकार जो सीनियर, आज बड़े सीनियर तजियाकार मौजूद हैं, वो बताएंगे। तो ये सारे तनाज़र में अब हम बात करेंगे कि इस वक्त का जो बैनुल-अक़वामी तनाज़र है उसमें पाकिस्तान की सर्वाइवल क्यों कर किस तरह मुमकिन है। वैसे मैं तो ज़ाती तौर पे सर्वाइवल के लफ्ज़ को पसंद नहीं करता कि पाकिस्तान के बारे में मुझे बड़ी होप्स हैं, लेकिन मैं फाल्स होप्स में भी नहीं रहना चाहता। इसलिए अब मैं आप हमारे साथ जो मौजूद तजियाकार हैं उनका तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ इस वक्त सीनियर तजियाकार जो दिफाई अमूर और बैनुल-अक़वामी अमूर के भी माहिर हैं और हर लिहाज से तमाम तर इंटरनेशनल एंड नेशनल करंट अफेयर्स पर दस्तरस रखते हैं। मेरी मुराद है जनाब ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब से। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला हमारे साथ बात करने का। थैंक यू सर फॉर स्पेयरिंग सो मच टाइम। आप जनाब खैरियत से हैं? जी, बहुत मेहरबानी, नवाजिश आपकी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, माशाल्लाह मैं आपके आर्टिकल्स भी पढ़ता हूँ, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू, और आपके साथ जब भी कभी प्रोग्राम किया बड़ा लुत्फ आया और बड़ी ऑब्जेक्टिव किस्म की आपका एनालिसिस होता है माशाल्लाह, और हम आपसे सीखते हैं और चाहते हैं कि मजीद हम नाजरीन को कुछ चीज़ों से आगाही करें। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये हाल ही में भी G20 हुआ है, तो आपकी तो बड़ी गहरी नजर है इन चीज़ों पे। इसको बाज़ लोग हमारे जैसे मेरे दोस्त भी, कुछ बहुत से एनालिस्ट इसको तो व्यू कर रहे हैं कि जो बाइडन मोदी ड्रिवन किस्म का ये सारा एजेंडा था, जिसमें यूनाइटेड नेशन भी अपनी उसकी पावर भी वेन होती दिखाई दे रही है। तो हाउ डू यू सी इट सर? जनाब आपका बहुत नवाजिश कि आपने प्रोग्राम में शामिल किया। आप देखें कि इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पे जो दो मेजर पावर्स हैं जिनका आपस में कंपटीशन चल रहा है, वो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स है। बिल्कुल। और दुनिया में जितने भी मेजर इवेंट्स हो रहे हैं वो मेरे ख्याल में अब तो हम इसी तनाजुर में देखें तो हमें उनको समझने में जरा आसानी रहेगी। ठीक है। आपने G20 की बात की, तो G20 के मुकाबले में भी आप ये देखें कि ब्रिक्स जो है वो बहुत जोरों शोर से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। और अभी रिसेंटली ही G20 के समिट से पहले ही उसमें और 6 ममालिक शामिल किए गए और उसका स्कोप बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि उसका स्कोप जो है वो और बढ़ता जा रहा है। वो ब्रिगेडियर साहब कोई 20-25 हो गए शायद, वो भी अब और बहुत से लोग हैं, नहीं करेक्शन, बहुत से ममालिक हैं और जो इसमें शामिल होना चाहते हैं। ठीक है। तो अब ये मेरे नजदीक ऐसा है कि जैसे तो अमेरिका जो है ये अपनी जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है या अपना जो असर का और रसूख का जो इसका दायरा जो है वो बढ़ाता है, ये अलायंसेस और कोलिशंस बनाकर, जैसे उसने G20 बनाया हुआ है, G7 बनाया हुआ है, और जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पोलिटिकल जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल करने के लिए क्वाड बना लिया, I2U2 बना लिया, ऑकस बना लिया। मुख्तलिफ इलाके में मुख्तलिफ वो ग्रुपिंग्स बना लेते हैं और फिर उन ग्रुपिंग्स को इस्तेमाल करके वो अपने मकासद हासिल करता है। जी। इस तरह से चाइना और रशिया ने भी मेरे ख्याल में यही रविश इख्तियार की है और उन्होंने भी पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और अब ब्रिक्स बना ली है। जी। और बुनियादी तौर पर यही है कि अपने अपने जो उनके जियो पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए वो इन्हीं ग्रुपिंग्स को इस्तेमाल करते हैं। अब रेस ये है कि किसकी ग्रुपिंग जो है वो ज्यादा ताकतवर होती है और ज्यादा पुरअसर होती है। आपने G20 की बात की, तो मेरे ख्याल में इसमें सबसे बड़ा जो फ्लॉ था वो ये था कि ना प्रेसिडेंट पुतिन ने इसको अटेंड किया और ना ही प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इसको अटेंड किया। तो जब जो मेजर पावर्स के सदर नहीं आए यहाँ पर, तो उसका जो है समिट की जो वैल्यू है उसकी अहमियत थोड़ी कम पड़ गई।
बहुत बांध पड़ गई, मांद बढ़ गई मुनासिब लफ्ज है जनाब। और उसके बाद जो उन्होंने वहां पर जितनी भी बातचीत की वो तो बिल्कुल डायरेक्टली अपने जो उनके इंटरेस्ट थे उनको परसू करने के लिए थी। मिसाल के तौर पर उन्होंने वो इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप का वो जो ट्रेड कॉरिडोर बनाने की बात की है। मेरे ख्याल जैसे कि इन्होंने वो पहले वो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W बनाने की कोशिश की थी, या वैसे वो इंडिया और रशिया का वो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये भी एक यूटोपियन किस्म का आइडिया है, क्योंकि इसके अंदर इतने ज्यादा मसाइल हैं इस कॉरिडोर के इम्प्लीमेंट होने में या इसके बनने में, कि ये मुमकिन नहीं होगा कि बहुत जल्द जो है ये लॉन्च हो सके, इसका ये मतलब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो सके ये। ठीक है। और ये बड़ी बात ये है कि ये इन्होंने कहा है कि हम इसको BRI के मुकाबले में ला रहे हैं। ये तो ब्रिगेड साहब अनअनाउंस्ड इंटेंशन है ना, वैसे ये अनाउंस भी कर चुके हैं वो, ये बात मैं तकरीबन अनाउंस कर चुके हैं वो ऑलमोस्ट। दुनिया तो ऐसे समझती है इस बात को। हाँ, ये अनअनाउंस भी होते वो इतना लाउड एंड क्लियर है कि इसमें कोई ढकी छुपी बात है नहीं। ठीक है कि वो क्यों कर रहे हैं, मगर वो ये बात भूल रहे हैं कि BRI जो है उसने इनको टाइम में बीट कर दिया है ऑलरेडी। वो तो 2013 से शुरू है और 10 साल हो गए ज्यादा उसको, और टाइम में उसने इसका तमाम ये B3W हो या इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप वाला कॉरिडोर हो, उसको बीट कर दिया है। स्पेस ने बीट कर दिया है, ये तो अभी ड्राइंग बोर्ड पे है, ये तो अभी फाइलों में है। और वो BRI जो है, CPEC जो है, ये तो तकरीबन 160 ममालिक तक पहुंच चुका है। जी जी। तो स्पेस कवर करनी है BRI ने, उस पर तक पहुंचने के लिए तो अभी तो ये B3W और IMEET जो है, ये ट्रेड कॉरिडोर जो है, ये तो अभी तक हिला ही नहीं अपनी जगहों से। जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फंडिंग। B3W के लिए इन्होंने प्लान किया था कि 40 ट्रिलियन विद T ट्रिलियन डॉलर्स। हाँ जी, वो आएंगे कहाँ से, कौन देगा, कितना पैसे कौन देगा, कब देगा। वो B3W जो है मेरे ख्याल में वो शुरू होने से पहले ही अपनी मौत खुद ही मर गया, वो कॉन्सेप्ट जो था। अब ये जो है IM इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप ट्रेड कॉरिडोर, इसमें बहुत बड़े मसाइल हैं। एक तो ये फंडिंग का सबसे बड़ी बात है, और दूसरी बात ये है कि ये प्री सपोज करता है कि ये कहते हैं कि इंडिया से जाएंगे ये UAE से सऊदी अरब, सऊदी अरब से इजराइल, और इजराइल हैफा का जो पोर्ट है, हैफा, हाँ जी, हैफा का पोर्ट है, और फिर वहां से होता हुआ ये यूरोप में ये चला जाएगा थ्रू मेडिटेरेनियन, फिर यूरोप चले जाएंगे। बिल्कुल। मगर ये वो प्री सपोज कर रहे हैं कि सऊदी अरब और इजराइल के जो क्या कहते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गए होंगे। जी जी। अगर आपने सारा अपना ट्रेड कॉरिडोर इस बात के ऊपर बेस कर दिया है कि सऊदी अरब और इजराइल के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं वो बन चुके होंगे, तो आपने उसके लिए क्या काम किया है? क्या सऊदी अरब ने हामी भर ली है कि वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा? अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है। दूसरी बात ये है कि सऊदी अरब ने इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए बेशुमार सख्त शराइत रखी हैं। वो जो अरब पीस इनिशिएटिव है 2002 का, उस पर क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला, बाद में शाह अब्दुल्ला ने जो पेश किया था, उसकी 2 ऐसी सख्त शराइतें जो कि ये कभी पूरी नहीं कर सकेंगे। पहली शर्त यह है कि इजराइल जो है वो प्री 1967 की जंग के पहले के बॉर्डर पे वापस चला जाए। तो उसमें गोलान हाइट्स भी वापस हो जाएंगी? गोलान हाइट्स भी वापस होंगी। अच्छा। और एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट बने। ठीक है, ये तो ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट सही मानों में। हाँ जी। तो ये 2 तो है, इसके अलावा और भी कंडीशन है। ऑक्युपाइड टेरिटरीज का भी है ना जी सारी, वो तो आपने कह ही दिया ना, प्री 1967 पुराने बॉर्डर पे चला जाएगा जो 1967 से पहले थे, तो तमाम ऑक्युपाइड टेरिटरीज भी इसको खाली करनी पड़ेंगी। तो ये तो इस्राइल आसानी से मानेगा नहीं। सही बात है। दूसरा, सऊदी अरब ने जो अमेरिका को कहा है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम इजराइल को रिकॉग्नाइज करें, तो उसके लिए आपको हमारी कुछ और शराइत भी माननी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पर एक डिफेंस पैक्ट करें वो सऊदी अरब, और वो बिल्कुल नहीं, डिफेंस पैक्ट बिटवीन सऊदी अरब एंड इजराइल एंड यूएसए। अच्छा जी, एंड यूएसए, और वो बाइंडिंग और फॉर्मल हो। ऐसा नहीं हो कि भाई जब उनकी मर्जी है तो ठीक है,
हम आ जाएंगे जब मर्जी है, तो हम नहीं आएंगे। हम्म। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी और मिलिट्री वेपन सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट। वो एंटी मिसाइल मिसाइल डिफेंस तो नहीं मांग रहे वो भी गालिबन? वो जो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये मांग रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं ना सऊदी वाले। उसके अलावा वो ये कहते हैं कि आप हमें सिविलियन न्यूक्लियर पावर हाँ और टेक्नोलॉजी भी दें आप हमें। जी जी। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी उनकी शराइत हैं। अगर हम इन तमाम शराइत को देखें तो कोई वजह ही नहीं है कि इजराइल इसको मान जाए, एक बात। दूसरी बात ये कि इजराइल तो क्या, जो इजराइल की लॉबी है अमेरिका में, हाँ क्या वो अपने को ये काम करने देगी? नहीं, वो तो समझते हैं कि हम वल्नरेबल हो जाएंगे, वो तो इस बात से डरे हुए हैं। अगर ये ऐसा हो पाए तो अव्वल तो ये इमेजिनेशन ही है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब तक ये तमाम शराइत, ये तमाम इफ्स एंड बट्स जो हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर ये रिजॉल्व नहीं होते हैं, उस वक्त तक ये इसका काबिल अमल होना का कोई चांस नहीं है। फिर फंडिंग, इसके पैसे कौन देगा? हाँ, अब सबसे अहम सवाल यही है। सऊदी अरब और यूएई के जो अब के जो हुक्मरान हैं या जो इन पावर हैं, जैसे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, उनके मोहम्मद बिन जायद हैं, यूएई के प्रेसिडेंट जो हैं अभी, तो वो अब वो पुराने वाली बात नहीं है कि अमेरिका एक टेलीफोन करेगा तो वो सारे पैसे इनको दे देंगे। जी जी। वो तो अब बहुत होशियार हैं और वो दुनिया के तमाम जो जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक इम्पेरेटिव्स हैं उनको देख के वो बातचीत करते हैं जी। तो सबको मिलकर इस एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी जो ना कि सिर्फ इसको प्लान करे, इसका रोड मैप बनाए, इसकी टाइमलाइंस दे, इसकी फंडिंग के बारे में बात करे, कौन कितना पैसा देगा, कब देगा, कैसे होगा। और जब तक, मिसाल के तौर पर, जब तक अगले 5-10 साल में ये मार्ज वजूद में आता है तो सोचने की बात यह है कि उस वक्त तक BRI कहाँ पहुंच, BRI तो पता नहीं, मैं आपने 6 कॉरिडोर मुकम्मल कर चुकी होगी शायद। तो ये गैप जो है अभी BRI में और ये बाकी मानदा जो है ट्रेड कॉरिडोर्स में, ये अब इतना बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा कि इनके लिए BRI को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। सही बात है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक मरतबा एक और सवाल ले लें सारी बात के अंदर ही, कि ये भी सुनने में आया था किसी वक्त कि सऊदी अरब वाज इंटरेस्टेड इन OBOR या BRI, जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, तो ऐसा कोई था प्लान या कोई ऐसा उसका डिजायर जो कभी एक्सप्रेस हुआ हो कभी? उसमें ऐसा है कि आप ये देखें कि जो नेचुरल प्रोग्रेशन हो रही है BRI की जी, उसको अगर आप देखें तो अगला स्टेप तो है ही सऊदी अरेबिया। अच्छा, हाँ, ये देखें कि वो चाइना से पाकिस्तान में आया CPEC, ठीक है। अब उन्होंने अनाउंस किया कि अफगानिस्तान को भी इंटेग्रेट करेंगे CPEC के अंदर, ठीक है। जब अफगानिस्तान इंटेग्रेट हुआ तो इसका मतलब है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को एक और रास्ता मिल गया BRI का हिस्सा बनने के लिए। डायरेक्टली तो चाइना से हो ही रहा है, जी, अब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक थ्रू अफगानिस्तान इनटू पाकिस्तान और फिर अरेबियन सी और आगे सारी दुनिया उनके लिए खुली पड़ी है। सही बात। उसके ईरान और चाइना का $400 बिलियन का एग्रीमेंट हो चुका हुआ है। वो तो एक वो पेट्रोकेमिकल प्लांट का था ना, या कोई और? उसमें $280 बिलियन हैं ऑयल एंड फॉसिल फ्यूल्स के लिए, वो हाइड्रोकार्बन का जो था, हाइड्रोकार्बन के लिए, और $120 बिलियन हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हाँ जी, ठीक है, आई स्टैंड करेक्टेड, इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल था, ठीक है जी। रेलवे, रोड, ये सारी चीजें। तो जब चाइना ईरान तक पहुंच गया है तो आगे नेचुरल प्रोजेक्शन यही है कि वो पर्शियन गल्फ को जंप करे और सऊदी अरेबियन जो अरेबियन पेनिनसुला जो है उसके अंदर चला जाए। उसके ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स हैं UAE के साथ, उसके ऑलरेडी लिंक्स हैं सऊदी अरेबिया के साथ, और वो ये काम भी बहुत आसानी कर सकता है। अब अगर इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, अगर वो इस नियत से बना रहे हैं कि BRI का जो सऊदी अरब में आना है उसको रोक सकते हैं, तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ये तो पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। पहले ही जी। इस कंपटीशन में अमेरिका और उसके जो एलाइज हैं वो लेट हो गए। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बातें बहुत करने वाली, मैं जरा थोड़ा और समझ लूं। ये बताएं कि इंडिया जो है वो इस वक्त अपीयर्स टू बी ए प्रॉक्सी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो ब्रिक्स में चाइना और इंडिया आपस में ये इनकी कंपैटिबिलिटी कैसे है इसमें ब्रिक्स के अंदर?
इंडिया भी उसमें है, चाइना भी है। बहुत इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया। मैं इसको मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह आप इतने लर्नेड है इन सारी चीजों पे, तो मैं पूछूं समझूं जरा जनाब। ये मैं लिखता हूँ इसके ऊपर। अब इंडिया जो इस पॉलिसी फॉलो कर रहा है ना अपने डिप्लोमेसी में और फॉरेन अफेयर्स में, वो है मल्टी अलाइनमेंट की। मल्टी अलाइनमेंट, मल्टी अलाइनमेंट से मुराद ये है कि जी वो अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे रखेगा, रशिया के साथ भी बहुत अच्छे रखेगा, और चाइना के साथ जो मर्जी जंग हो, जैसा भी हो, बायलैटरल ट्रेड जो है $125 बिलियन के आसपास है। जी हाँ, इसको बल्कि क्रॉस कर गई है मेरे इल्म के मुताबिक। जी जी, आप सही कह रहे हैं, शायद इससे भी आगे निकल गया हो, और उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, मर्जी नाराजगियां हो। तो उसमें एक तो आप ये बात देख लें कि इंडिया की जो पॉलिसी है मल्टी अलाइनमेंट की, अभी वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का। पर आपने एक बात की है कि वो अपने आप को अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहलाता है, स्ट्रेटेजिक एलाय नहीं कहलाता। हाँ जी, उसमें फर्क कि जब वो अपने आप को एलाय कहलाएगा तो फिर उसको अमेरिका की हर बात माननी पड़ेगी। एलाय तो एक तरह वो आपका प्रॉक्सी बन जाता है ना जी। आते हैं तो है, जैसे नेटो वाले हैं। जी जी, नॉन नेटो लाए, जैसे हमें दिया हुआ एक फीडर दिया हुआ उन्होंने, थोड़ा सा लॉलीपॉप। जैसे नेटो के मेंबर्स जो हैं, एक दफा रशिया ने यूक्रेन में हमला किया, अमेरिका के कहने के ऊपर सब ने अपने ताल्लुकात रशिया के साथ तोड़ लिए। जी जी, वो सारे अमेरिकन एलाइज हैं। हिंदुस्तान उस किस्म का एलाय नहीं है, वो अपने आप को पार्टनर कहलाता है। पार्टनर कहलाने का मकसद ये है कि उसकी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो कायम और दायम है, वो अपने फैसले। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो हमें समझना चाहिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं चाइना में तो 5-6 मरतबा विजिट कर चुका हूँ, अभी रिसेंटली भी मैं गया हुआ था। चाइना का जो शेयर्ड प्रोस्पेरिटी का विन विन का जो स्ट्रेटजी है, इसमें उसने बड़ी गुडविल अपनी दुनिया भर में एक बना ली है, जो मेरा हाल है दे आर ट्रांसलेटिंग इनटू एन इकोनॉमिक रियलिटी। एंड ये सारी चीजें उनका ये कंसेप्ट शी जिनपिंग का पर्टिकुलरली, बहुत ज्यादा पीपल द वर्ल्ड इज बाइंग दैट कंसेप्ट। डू यू एग्री विद मी? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। और आप ये देखें कि जो BRI जो है, ये वो एक व्हीकल है जिसके ऊपर ये सारी चाइनीज पॉलिसी जो है ये दुनिया के हर कोने में पहुंच रही है जी। और वहां हो क्या रहा है, दो बुनियादी काम हो रहे हैं। एक कनेक्टिविटी हो रही है, रीजन के अंदर कनेक्टिविटी हो रही है, और रीजन के अंदर और इंटरकॉन्टिनेंटली भी, फॉर एग्जांपल एशिया और अफ्रीका के अंदर, एशिया और यूरोप के अंदर कनेक्टिविटी हो रही है। और दूसरा है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो रही है। हाँ। ट्रेड हो रहा है और एक दूसरे में इकोनॉमिक स्टेक्स बढ़ रहे हैं ममालिक के। जी जी। तो जब कनेक्टिविटी हो, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो, तो फिर दोनों के इंटरेस्ट जो हैं वो एक जगह हो जाते हैं, कन्वर्ज कर जाते हैं। ठीक है। तो जब इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं तो जाहिर बात है कि हालात बेहतर होते हैं, और वो जब प्रॉफिट्स को और वो जो उसको शेयर करते हैं, जाहिर बात है गुडविल तो चाइना के लिए आनी ही आनी है इस बात से। ठीक है। और मेरे ख्याल में ये उनकी बहुत कामयाब पॉलिसी है, और इसको अभी तक ये वेस्टर्न पावर जो है इसको काउंटर नहीं कर सकी है। सही बात। अच्छा, ये ब्रिगेडियर साहब, ये दुनिया में अब इंटरडिपेंडेंस का तो दौर चल ही रहा है, लेकिन वेयर डज पाकिस्तान फिट इन ऑल दी सर्कमस्टांसेस? पाकिस्तान में क्या कमी रह गई है? सीपैक के बारे में पर्टिकुलरली हम तो समझते रहे कि एक दौर आया पिछला, उसमें स्लो डाउन कर दिया गया, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि उन्हीं दिनों में जब हमारा ये IMF का स्टैंड बाय अरेंजमेंट नहीं हुआ था, तो चाइनीज काउंसिल जनरल ने हमें चाइना विजिट से वापसी पे एक डिनर पे बुलाया। तो मैंने कहा एक्सीलेंसी कि हम बड़े परेशान हैं। तो कहते डोंट वरी, यू विल गेट गुड न्यूज। और चंद दिनों के बाद एक गुड न्यूज ये भी आई कि वो $5 अरब का रोल ओवर हमें चाइना की तरफ से मिला। तो आजकल सीपैक का क्या पेस, किस पेस पे चल रहा है? देखिए, ये सबसे पहले तो मेरे ख्याल में हमें कोई 2-3 बातें बिल्कुल क्लियर हमें कर लेनी चाहिए आपस में। और आम तौर पर हमने यहाँ पे ये सुना है मीडिया में भी, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी कहते हैं कि जी ये सीपैक जो है ये फलां पॉलिटिकल लीडर की विजन है, दूसरा कहते हैं ये फलाने की विजन है। तो ये किसी पाकिस्तानी सियासतदान की विजन नहीं है। ठीक है। सीपैक जो है ये बुनियादी तौर पर BRI का हिस्सा है। बिल्कुल। और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है।
उसका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, एक कलीदी प्रोजेक्ट है ये BRI का। ठीक है। और जितनी पाकिस्तान को जरूरत है उतनी ही चाइना को इसकी जरूरत है। बिल्कुल सही। और ये चाइना के इंटरेस्ट में है कि वो ये देखे कि ये CPEC जो है ये कभी भी फेल ना हो। ठीक है। इट इज इन चाइना इंटरेस्ट, और चाइना के इंटरेस्ट से ज्यादा ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि इट शुड नॉट फेल, क्योंकि पाकिस्तान का जो फ्यूचर इकोनॉमिक फ्यूचर जो है वो CPEC के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। के साथ अब ये तमाम अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बात बड़ी चलेगी इंशाल्लाह, तो वी आर गोइंग फॉर अ ब्रेक, तो मैं दोबारा हाजिर होता हूँ। तो नाजरीन अब हम जाएंगे ब्रेक पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हूँ। जी ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब, अ वेरी सीनियर एनालिस्ट, दिफाई तजियाकार और बैन अल-अक़वामी अमूर के माहिर। उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ हमें बताया, पर्टिकुलरली मैं अगर पाकिस्तान को फोकस करूं, वैसे तो इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है, इसमें कई ब्लॉक्स कई आपस में, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर इन्हिसार है, बड़ी बड़ी आलमी ताकतें भी एक दूसरे पर इन्हिसार करती हैं। यानी वो भी हमें बताया गया कि वो जो सुपर पावर माइंडसेट के साथ डिक्टेशन आ जाती थी, वो भी आप आसानी से मुल्क नहीं कबूल करते। तो काम कुछ ये है कि म्यूचुअली डिपेंडेबल बेसिस पे काम चलता है। बट हम ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान पे जब फोकस करते हैं तो जाहिर है CPEC की बात आती है। तो मैं ब्रिगेडियर साहब से दोबारा इसी पे बात करूंगा। जनाब ब्रिगेडियर साहब, ये बताएं कि जो CPEC पे अब आप बता रहे थे, बिल्कुल आपने बजा फरमाया, मेरे साथ भी कई लोगों की डिबेट हुई, तो मैं उन्हें इसी बात से थोड़ा सा सेटिस्फाई कर देता था कि चलो पाकिस्तान को तो हम खाम खान अंडररेट कर देते हैं, जो हमारे यहाँ एक आदत सी है, या अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं अपने आप को, जो नहीं करना चाहिए। तो मैं उन्हें कहता था इट इज इन चाइनाज इंटरेस्ट कि इसकी पेस भी कम नहीं होगी, इसकी कंप्लीशन की स्पीड भी कम नहीं होगी, इसके टारगेट्स भी अचीव होंगे। तो अब आप यही कहना चाह रहे हैं कि इसकी पेस जो है वो आपकी सही पेस पे चल रहा है, इट इज हेडिंग टुवर्ड्स इट्स कंप्लीशन। जनाब ये आप इजाजत दें। देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि कोई किसी भी पाकिस्तानी ने जो की हुकूमत हो उन्होंने जानबूझकर CPEC को स्लो डाउन किया हो। ठीक है, एग्री, सही कहा है। उस बात से मतलब मैं उस पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहता हूँ। नहीं, सही कहा है। वो हमारे नेशनल लेवल से बहुत नीची बातचीत है। जी, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, मैं मात्र चाह रहा हूँ, ये ऐसे ही है जैसे आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, तो गवर्नमेंट कई आई कई गई, लेकिन उसमें कोई किसी ने भी उसको ना स्लो डाउन किया, आज तक ना किसी ने कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज किया, ना किसी ने बिल्कुल, ये हमारा स्ट्रेटेजिक बिल्कुल नंबर 1 स्ट्रेटेजिक हमारा इशू है। इसी तरह से ना मिसाइल प्रोग्राम पे, और CPEC भी उसी लेवल का, उसी लेवल की चीज है। ठीक है, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ मुझे है कि हम सब भूल जाते हैं कि ये जो कहता है कि ये स्लो डाउन हो गया था, तो लोग ये क्यों नहीं याद रखते कि ये कोविड का जमाना था। हाँ, सारी की इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी हैड संक। वो तो बिल्कुल ही सही कहा आपने। थी चाइना ने अपने आप को बिल्कुल बंद कर लिया था। गुजरात 19 के 23 महीने के बाद खुला दोबारा। ठीक है, उन्होंने अपने सारे जो मतलब राब्ते थे वो काफी हद तक खत्म कर दिए थे। तो ये पूरी इकोनॉमी सारी दुनिया की डूब रही थी, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी डूब रही थी, तो उसका जाहिर बात है डायरेक्ट इम्पैक्ट CPEC पे होना था। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि बजाय इससे कि हम किसी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में घुसें, हमें अब इस बात पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि ये एक पाकिस्तान के इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए एक लाइफलाइन है। ठीक है, और किसी भी सूरत CPEC जो है इसके ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद यही है कि चाहे ये जितने मर्जी टेररिस्ट अटैक्स आ जाएं अफगानिस्तान से या ईरान की तरफ से या जहाँ से मर्जी आ जाएं, इंशाल्लाह CPEC बनेगा, मुकम्मल होगा, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है और बका है, उसके लिए एक बहुत ये किरदार अदा करेगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं असल में CPEC पे एक सवाल करना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले मैं एक और सवाल कर रहा हूँ। वो ये है कि एक माजी में हमारे बहुत माजी करीब में हमारे एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। तो व्हेन वी से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उसका मतलब यह है कि वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल जुड़े होते हैं।
और वहां से भी वो बाकायदा पूरा उनके पास इनपुट आता रहता है। वो मेरे साथ, वो हमारे साथ 7-8 एडिटर्स के साथ उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स वगैरह की और उसमें जूम कॉन्फ्रेंस भी की। उसमें उन्होंने कहा कि जी अब हमारा जियो स्ट्रेटेजी की बजाय हमारा फोकस जियो इकोनॉमिक लोकेशन, जियो इकोनॉमिक डेस्टिनेशन बनाना है। तो इस तरफ कोई हमारे कुछ काम हुआ। सीपैक तो खैर एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ इसमें एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है इस डायरेक्शन में। तो ये जियो इकोनॉमिक डेस्टिनेशन पर क्या वो कार्बन है इस वक्त? सीपैक जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जियो इकोनॉमिक्स का एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, क्योंकि सीपैक बन जाए, हमारे तमाम कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, ML1 रेलवे लाइन बन जाए, ये ऑयल गैस और गैस की पाइपलाइंस बन जाए, सड़कें तो तकरीबन बनी गई हैं, गवादर का एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाए, तो जाहिर बात है कि और फिर वो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है और इंडस्ट्रियल पार्क्स जो हैं वो फाल हो जाएं, तो जाहिर बात है पाकिस्तान का जो है इकोनॉमी जो है उसमें बहुत अच्छा असर पड़ेगा जी। उनके कहने का मकसद ये था कि पहले जो हम शायद बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहे थे हिंदुस्तान की तरफ जी, कि वो हमारे ऊपर जो बार बार ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वो वायलेशंस करते हैं और पाकिस्तान को जरा एंगेज करने की कोशिश करते हैं। फिर हिंदुस्तान खास तौर पर अफगानिस्तान और ईरान के थ्रू हमारे ऊपर वो टेररिस्ट अटैक्स करवाते हैं और हमें वहां पे एंगेज करने की कोशिश करता है। फिर पाकिस्तान को वो इंटरनली डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। तो उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान इन मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर बिजी रहे और अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए वो जो भी इकदाम कर रहे हैं उनके ऊपर वो कारबंद ना रह सके। तो पाकिस्तान का अभी जोर इस बात पे होना चाहिए कि हम हमारे टेररिस्टों को तो हम देख ही लेंगे, पर अब हमारा फोकस जो है वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर है। और जियो इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो हम सीपैक की बात करते हैं और हमारे जो कनेक्शन हैं वो ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ और चाइना के साथ और उसके बाद मिडल ईस्ट तक जो हमारे सारे ये जियो इकोनॉमिक रिलेशन बनते हैं, हम उनके ऊपर ज्यादा तवज्जो देंगे और उनको ज्यादा फाल बनाने की कोशिश करेंगे। अमेरिका आजकल जो हो रहा है वो जो कह रहे हैं कि जी कि आप SFIC के थ्रू काफी सारी बाहर से हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स आने वाली हैं, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है और कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, बहुत बेहतर होगा पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आजकल एक वैसे आई डोंट बिलीव इन इट ऑल, लेकिन थोड़ी क्लैरिफिकेशन हो जाए क्योंकि लोग जरा गॉसिप में भी आ जाते हैं, वीडियो पे को पोस्ट बना लेते हैं, समटाइम फेक पोस्ट आल्सो कम फॉरवर्ड। लेकिन एक बाकायदा किसी ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एम्बेसी की तरफ से एक बना के पोस्ट कि डोनाल्ड ब्लूम जो है एम्बेसडर, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है, तो वो ग्वादर गए हैं विजिट पे और वो कहते हैं कि मुझे यहाँ आके बड़ी खुशी हुई और ये बड़ा इस पे हम पाकिस्तान के साथ हर तरह का यानी तावन करने को तैयार हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक यानी जितने भी अल्फाज होते हैं गुडविल के शो करने के, अपनी कोऑपरेशन के, वो उन्होंने उस पर कहे हुए हैं। तो उसके नीचे कुछ लोगों ने पोस्टों के नीचे अपने अपने तासुरात दिए हैं, लो जी बाय बाय चाइना, फेयरवेल टू चाइना, पाकिस्तान ने सेल कर दिया ये सारा ग्वादर। तो मैं कहता हूँ ये थोड़ा सा अवाम चूंकि सुनना चाहेंगे आप जैसे लर्नड आदमी के इस पे, व्हाट इज ऑल दिस गॉसिप जनाब? जैसे पाकिस्तान जो है इस वक्त उसको भी, जैसे मैंने पहले बात की थी कि इंडिया मल्टी अलाइनमेंट तो उसने इख्तियार की हुई है, पाकिस्तान को भी मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी इख्तियार करनी तो चाहिए। कोई हर्ज नहीं है, हर्ज क्यों नहीं है? इससे पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट इससे सर्व होते हैं कि वो मल्टी अलाइनमेंट करे। बल्कि अच्छी खारजा पॉलिसी तो है ही है कि सब दोस्तों सब आपके दोस्त हों और सब आपके मतलब आपके लिए आपके नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने में और उनको एडवांस करने में आपकी मदद करे। ठीक है। तो अगर दो मेजर पावर्स हैं इस वक्त दुनिया में, एक यूनाइटेड स्टेट्स है और एक चाइना है, तो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हल ये होगा कि वो दोनों के साथ बहुत अच्छे, बहुत फायदेमंद और बहुत पावरफुल और यकसा किस्म के वो उनके साथ अपने ताल्लुकात रखे। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, हमारा जो है बहुत बड़ी एक डायस्पोरा वहां पे रहती है अमेरिका, और फिर हमारे जो डिफेंस के जो बहुत सारे सिस्टम्स हैं वो अमेरिकन ओरिजिन के हैं और पुराने हमारे 75 इयर्स की एक रिलेशनशिप है चाइना इससे अमेरिका के साथ। ठीक है। तो उसको हम ऐसे एकदम से खराब नहीं कर सकते और हमें कभी भी इस सूरत ऐसी पोजीशन में नहीं आना चाहिए कि हम बोले कि या अमेरिका या चाइना, वन एट द कॉस्ट ऑफ द अदर, वो तो पॉलिसी चलेगी नहीं ना। वो चलेगी नहीं, तो हमें तो सिर्फ चाहिए दोनों। ठीक है। अमेरिका भी
और चाइना भी, और दोनों से हमें फायदे मिलने चाहिए। ठीक है। अब रही बात के एम्बेसडर ब्लोम जो है वो गए हैं गवादर में, तो अगर वो वहां पर गए हैं और वो अमेरिकन जो है इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं गवादर में और सीपेक के अंदर, तो ठीक है। तो पाकिस्तानियों को क्यों घबराने की जरूरत है कि पाकिस्तानी क्या खुद अपने नेशनल इंटरेस्ट की हिफाजत नहीं कर सकते हैं। अगर वहां पे अमेरिकन कंपनीज आती हैं, वो किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपने फैक्ट्रीज लगाती हैं या वो किसी चीज में इन्वेस्ट करती हैं, तो पाकिस्तान उनके ऊपर कड़ी नजर रखे, उनको अपने कानून के मुताबिक उनको मौका दे कि वो वहां पे आए, इन्वेस्टमेंट लाएं, और पाकिस्तान की और बलूचिस्तान और गवादर और उसके आसपास के इलाके की जो डेवलपमेंट है और उसमें वो हिस्सा लें और उसमें वो उसको कामयाब करें। और अगर वहाँ पे अमेरिकन कंपनीज आती हैं और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इंडस्ट्रियल पार्क में जाती हैं, तो वो सीपेक को और बढ़ोतरी मिलेगी और उसमें तरक्की होगी। और अगर चाइना और अमेरिका मिल जाते हैं दोनों और सीपेक को और ये मतलब कामयाब होने कर देते हैं, तो इसमें सरासर पाकिस्तान का ही फायदा है। जो है कि उन लोगों की जो ने से, जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि जो हर बात में ना करते हैं, हर बात का नेगेटिव पहलू देखते हैं, उनकी बात को भी हम रद्द नहीं करते। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान को अपने नेशनल वाइटल इंटरेस्ट जो हैं उनको सिक्योर करने के लिए अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, उसको चौकन्ना रहना चाहिए, और किसी भी मुल्की या गैर मुल्की एंटिटी को, ग्रुप को, पार्टी को ये इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के नेशनल जो है सिक्योरिटी और नेशनल वाइटल इंटरेस्ट को वो किसी तरह से हार्म करे या डैमेज करने की कोशिश करे। तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है ना कि हम क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली वी आर ए सॉवरेन नेशन, हम फैसले अपने इंटरेस्ट में तो कर ही सकते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इसमें चाइना और अमेरिका में पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस हैं ऑन सर्टेन इश्यूज लाइक दिस ग्वादरी क्या नेचर है? मैं नहीं ख्याल के बजाय कोई ऐसे पॉइंट ऑफ कन्वर्जन नजर आते हैं। अच्छा, क्योंकि वो आप ये देखें कि वो B3W जो इन्होंने बनाया था वो भी BRI के मुकाबले में बनाया। अभी जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप ट्रेड कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी इसके मुकाबले में ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ जो नए सेल्स हैं हमारे यहाँ जो बहुत ज्यादा एतराज उठा रहे हैं, उनकी बात को मैं कदम रद्द नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि उनकी बात को भी सुने और चौकन्ना रहें। हाँ, अपने इंटरेस्ट को आपने खुद सर्व करना है, और अगर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आती है और वो आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट करती है और उसमें बढ़ावा देती है और उसको मजबूत करती है, तो उसके ऊपर नजर रखें और उसको आने दें और ये काम होने दें। ठीक है। और अगर वो आप समझते हैं कि कोई एक पार्टी आपके नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर या उसको डैमेज करने की कोशिश कर रही है या हार्म करने की कोशिश कर रही है, तो आप सॉवरेन स्टेट हैं, टेक एक्शन। ठीक है। अच्छा, मैंने ब्रिगेडियर साहब, मेरी एम्बेसडर ब्लोम से हुई थी मुलाकात 6-7 माह पहले 1-on-1। उसमें मैंने उन्हें सवाल किया था कि व्हाई डू यू हैव सर्टेन रिजर्वेशंस अबाउट सीपेक? तो कहने लगे, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक जार्गन यूज करते हैं, आपको पता है डिप्लोमेट्स का जो अंदाज होता है। तो उन्होंने कहा, वेल मिस्टर रहमान, इट शुड बी दिस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सब्जेक्टेड टू द सेम स्क्रूटनी ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल दैट, ऑल द वे यू एंटर इनटू अदर एग्रीमेंट्स विद अदर कंट्रीज। यानी उनको कोई ये इतराज है कि ये नॉन ट्रांसपेरेंट है, तो क्या हमारा एक बाईलैटरल पैक्ट है, हम सारी दुनिया के सामने ओपन कर दें? ये कैसे मुमकिन है? ये वही बात है ना, दिस इज समथिंग व्हिच इज अ बायलैटरल अरेंजमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। व्हाई शुड वी, आई मीन मुआहदा है। हाँ। और पाकिस्तान और चाइना इसको खुद डिसाइड करेंगे कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे और किसको हमने क्या बताना, क्या नहीं बताना, क्या बताना है। ठीक है। और अगर देखें ना, अब ये बात है कि जो एम्बेसडर ब्लोम की जो ऑब्जर्वेशन थी, क्या वो ये ऑब्जर्वेशन सारी दुनिया में लगाते हैं? नहीं लगाते। तो वो वही बात है कि आप अंग्रेजी का एक मुहावरा है, किसी साहब ने कहा था, मुझे शायद नाम बोल रहा हूँ, बर्ट्रैंड रसल ने शायद कहा था कि सिलेक्टिव मोरालिटी इज वर्स देन नो मोरालिटी एट ऑल। सही बात है, सही। आप इधर आपकी मॉरल यानी ये इंस्टेंस सिलेक्टिव मोरालिटी का है, ये जो आप कह रहे हैं। तो ये उस टाइप की बातचीत है, मोरालिटी तो नहीं है, मगर उस टाइप की ये बातचीत है कि आप बहुत सिलेक्टिव हैं अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करने के लिए। ठीक है। तो वो ऐसा बात नहीं है। भारत पाकिस्तान में पाकिस्तान की अपनी स्पाइन होना चाहिए, पाकिस्तान को सीधा खड़ा होना चाहिए और अपने इंटरेस्ट को
रिकॉग्नाइज करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए और उनको सिक्योर करना चाहिए। और जहाँ पे आपके नेशनल वाइटल इंटरेस्ट हैं उसके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। और पाकिस्तान ने नहीं किया है। देखें, आपने पहले भी बात की थी, कश्मीर पे नहीं किया, प्रोग्राम पे नहीं किया, मिसाइल्स पे नहीं किया, तो किसी और भी चीज पे ये जब ब्रिगेडियर साहब हमने सलाला में भी तो थोड़ी अपना सर्च किया था। बिल्कुल, जब आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये तो सिर्फ पॉलिटिकल विल की जरूरत है। आप पॉलिटिकल विल दिखाएं तो अल्लाह ताला ने आपको इतनी हिम्मत और ताकत दी है कि आप अपने जो इंटरेस्ट हैं उनकी आप हिफाजत कर सकते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं अमेरिकन एम्बेसडर के बाद मैंने जो पिछले एम्बेसडर थे चाइना के नोंग रोंग, आप तो नए आ गए हैं ना, चंद दिन पहले मिस्टर जेडोंग, जियांग जेडोंग तशरीफ ले आए हैं। तो नोंग रोंग साहब से भी मैंने कोई बात पूछी तो मैंने कहा एक्सीलेंसी व्हाट इज द मेन स्टे ऑफ पाक चाइना टाइज। उन्होंने और भी बातें की लेकिन उन्होंने कहा द मेन स्टे ऑफ पाक चाइना टाइज इज मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस। ये यू आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन टू गाइड मी अबाउट दिस। जी देखिए, डेफिनेटली ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है पाकिस्तान और चाइना की रिलेशनशिप का। जी। और जब हम मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस की, तो मतलब इसके 2-3 तरीकों से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। एक तो हम ये बात कर सकते हैं ये कि जो मिलिट्री इक्विपमेंट जो है हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है। फिर मिलिट्री हम टेक्निकल कोलैबोरेशन के साथ बनाते हैं, जैसे JF-17 बना लिया, टैंक बना लिया, या इस टाइप की और चीजें हमने मिलकर बना ली हैं। आपका सिविल न्यूक्लियर तो इसमें नहीं आता, वो तो डिफरेंट इशू है, वो तो एनर्जी का इशूज है, वो तो हम पब्लिकली तो कोई भी डिस्कस नहीं, वो वैसे एनर्जी प्रोजेक्ट है ना, पीसफुल एनर्जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप ये देखें कि पाकिस्तान और चाइना के इंटरेस्ट जो है वो कन्वर्ज करते हैं ऑन इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। हाँ, दैट इज इंटरेस्ट है मोस्ट रेलेवेंट पॉइंट आपने बोला है, लद्दाख के ऊपर। हाँ जी, हमारा इंटरेस्ट है जम्मू और कश्मीर के ऊपर, और दोनों जगहों के ऊपर हिंदुस्तान काबिज है। ब्रिगेडियर साहब, ये साथ ये भी सवाल ले लें, लद्दाख की भी कोई बाइफर्केशन नहीं की इंडिया ने, वो भी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनली कोई वो मर्जी करता रहे, उनके मतलब अपने कागजी कार्रवाइयां करने से कोई हकीकत तो नहीं बदल जाती। वो ये कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को उसने यूनियन टेरिटरीज बना दिया, और लद्दाख, जम्मू कश्मीर को एक और लद्दाख को दूसरी, इन दोनों को यूनियन टेरिटरीज बना दिया है। मगर क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन में कोई चेंज आया है? सिक्योरिटी काउंसिल के जो भी रेजोल्यूशन है उसके ऊपर किसी लोगों ने कहा कि भाई अब ये बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं रही है। क्या पाकिस्तान डर के चुप होकर बैठ गया है? क्या चाइना ने एक्सेप्ट कर लिया है? कुछ भी नहीं हुआ है। ये सिर्फ उनकी अपनी मटर गश्त है जो कि उन्होंने उसमें चाइना के अंदर रहते हुए की है, करेक्शन, इंडिया के अंदर रहते हुए की है, और इसका कोई प्रैक्टिकली कोई इम्पैक्ट कहीं पे भी नहीं है। नहीं, यानी ये एक तरह की खुद फरेबी है, जैसे आर्टिकल 370 को वायलेट कर लिया, 35 से डोमिसाइल लॉ बना लिया, वो मर्जी कर लें, क्योंकि इसकी जो इंटरनेशनल बायलैटरल जो सिचुएशन है जम्मू कश्मीर की बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो चेंज नहीं होती। जो लद्दाख की और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बिटवीन इंडिया एंड चाइना, वो चेंज नहीं होती। और इंटरनेशनली जम्मू एंड कश्मीर की जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी की जो उनकी हैसियत है, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और दुनिया के तमाम इदारों के अंदर वो कहीं पे भी चेंज नहीं होती है। तो ये जो मर्जी कर दें, सर के बाल खड़े हो जाएं, मगर जब तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं होंगी, ये मसला हल नहीं होगा। तो अब जब ये एक कन्वर्जिंग पॉइंट है यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना के इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा कन्वर्ज करते हैं। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, वन लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि प्रोग्राम का हमारा इख्तिताम की तरफ पहुंच रहा है, कि ये आपने स्टडी किया कि हमारा जो एक यूनाइटेड नेशन चार्टर का चैप्टर 6 और 7 है, जैसे आपको पता होगा कि वो कौन सा एरिया था जहाँ पे इन्होंने इंटरवेंशन की थी, फोर्स भेज दी थी, वो चैप्टर 7 के तहत। तो मैंने ये सवाल, मलिहा लोधी उस वक्त हमारी एम्बेसडर थी, मैं अमेरिका में था, तो यूनाइटेड नेशंस में मौजूद था मैं, तो मैंने कहा ये चैप्टर 6 में हमारा आ जाता है ये डिस्प्यूट जो इंडिया के साथ है, तो इस पर कोई बाइंडिंग नहीं है, उस पर तो इस पर क्या यूनाइटेड नेशन फोर्स सैंक्शन कर सकता है? कहती नहीं, दोनों बाइंडिंग है। तो इसमें जो यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल इन प्लेस तो है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास कोई लीगल ऑप्शंस हैं? कैन वी इन्वोक द अथॉरिटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस अगेन?
अब वो यही बात है ना कि यूनाइटेड नेशंस के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जी असल गेम तो सारी वो खेलते हैं। और जब तक 1990 तक, जब तक सोवियत यूनियन मौजूद था जी उस वक्त तक सोवियत यूनियन ने कुछ नहीं होने दिया कश्मीर के ऊपर। और उसके बाद रशिया ने भी कोई बहुत ज्यादा पाकिस्तान को इस मामले में सपोर्ट नहीं किया, ना ही बल्कि अब तो जैसे फ्रांस को के बहुत ज्यादा दिफाई ताल्लुकात हो गए हैं हिंदुस्तान के साथ। अब अमेरिका का हिंदुस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है। तो अब जो 2-3 बल्कि चारों चाइना के अलावा मेंबर, परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, वो इंडिया के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे ज्यादा बहुत ज्यादा मुखालिफ नहीं अच्छा, है। ब्रिगेडियर साहब, आई बेग योर पार्डन, बातचीत तो बहुत अच्छी होनी थी, लेकिन वी हैव लिमिटेड टाइम नाउ, तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच जनाब जी। तो नाजरीन, आपने सुना, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। किस अच्छे अंदाज में आपके सारे जो पाकिस्तान इस पूरे सिस्टम में, दुनिया का जो ग्लोबल सिस्टम है मौजूदा, उसमें उसके पास सर्वाइवल की बात नहीं, बल्कि पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी मौजूद है। अगर हम हिम्मत करें और अपने नेशनल इंटरेस्ट को वॉच करें तो हम पाकिस्तान जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकता है, हर लिहाज से, दिफाई लिहाज से, मुआशी लिहाज से, स्ट्रेटेजिकली एंड अदरवाइज इंटरनेशनली। इसके साथ ही अपने मेजबान मियां सैफुर रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।